हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, एपीएस परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इन सारे प्रश्नों को हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से लिया है। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए इस बुक को पब्लिश किया गया है, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक जगह दिया गया है। इस बुक से अभी तक हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज से हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है। आप में से कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया था कि मैम लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया करिए कि इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज को कवर करेंगे, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को। तो इस लेक्चर में हम यूनिवर्स ब्रह्मांड से रिलेटेड पीवाईक्यू को कवर करेंगे, सौरमंडल सोलर सिस्टम, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और इक्विनॉक्स एंड इक्वेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए डिकोड एग्जाम ने आरओ के लिए डिकोड एग्जाम ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें एंटायर सिलेबस को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर किया गया है। क्लास यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स आपकी बायलिंगुअल होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में। प्लस टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कुछ टेस्ट आपके फुल टेस्ट होंगे, कुछ आपके सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया गया है? Which of the following star is nearest to sun? निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है, ये आपको बताना है। डेनिक, सीरियस, बेटेलुगियस या फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो यहां पर बताइए आपका सही उत्तर क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा, नियरेस्ट स्टार टू द सन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। डी आपका सही उत्तर है, इसको याद रखिएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज अ स्टार दैट इज नियरेस्ट टू द सन। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वाधिक बड़ा मान्यता प्राप्त तारामंडल कौन सा है? आपको बताना है कौन सा लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है। यहाँ पर हाइड्रा दिया है, डोराडो दिया है, अंतीला दिया है और क्रूकस दिया है। तो ए बी सी डी में से जो आपका सही उत्तर है वो है ए। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा, लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन है हाइड्रा। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? Which one of the following hypothesis theory explain the origin of the universe? यहाँ पर दिया गया है नेबुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी या फिर प्लैनेटेसिमल थ्योरी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि पहले हम देखते थे तो यूनिवर्स जो है वो एक कंसंट्रेटेड हॉट पॉइंट के फॉर्म में था, बहुत कंसंट्रेटेड हॉट पॉइंट के फॉर्म में एक जगह कंसंट्रेटेड था। लेकिन धीमे धीमे हम देख रहे हैं जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, जैसे आप इमेजिन करिए एक बलून लीजिए आप, और बलून में आप क्या करिए, छोटे छोटे डॉट्स को मार्क कर दीजिए। ठीक है, और जब आप बलून को फुलाएंगे तो वो जो डॉट्स है वो क्या है, वो आपस में दूर जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो यूनिवर्स है वो पहले एक जगह कंसंट्रेटेड था, अब यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का। तो बिग बैंग थ्योरी, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है एक गोलक के रूप में एक ही स्थान पर पहले स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व
अनंत था। मतलब तापमान और घनत्व की अगर हम बात करेंगे, कंसंट्रेशन की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, वो अनंत था, लेकिन इसका आयतन जो था वो बहुत ही, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक सूक्ष्म था। लेकिन समय के साथ हम क्या देख रहे हैं कि ये एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। तो बताइए हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का भाग है? इलाहाबाद हाई कोर्ट सीए परीक्षा 2021 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे का पार्ट है। ठीक है, फोर्थ का आपका सही उत्तर जो है वो है सी। क्लियर है ना क्लास? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, फिफ्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया गया है। In which one of the following cities can an observer not see the Polaris in the night sky at any time during the year? निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में वर्ष के किसी भी समय रात के आकाश में किसी प्रेक्षक को ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता है? तो आपको पता है ध्रुव तारा जो है वो नॉर्थ पोल पे है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें ध्रुव तारा को साउथ पोल से तो वो नहीं विजिबल होगा। अब देख लो, दिल्ली की बात की गई है, मैक्सिको की बात की गई है, ब्राजीलिया की बात की गई है, मॉस्को की बात की गई है। यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ब्राजीलिया है। ठीक है, और यहाँ से नॉर्थ पोल ध्रुव तारा आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो नॉर्थ पोल के पास ही रहता है। ठीक है, तो साउथ पोल, जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल से दूर जाएंगे ध्रुव तारा आपको नहीं दिखेगा। ये चीज समझ में आ गया ना? क्या बोला गया है? ध्रुव तारा किसी भी रात, ठीक है, पूरे वर्ष में किसी भी रात विजिबल नहीं होता है। कहाँ पर? तो ब्राजीलिया में। याद रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब देखिए सौरमंडल से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। क्या दिया गया है? Which of the following represent the planet in the increasing order of their distance from the sun? आपको बताना है। ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं सन से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, प्लैनेट की। तो सबसे पहले तो कौन सा प्लैनेट आपको दिखेगा? मरकरी है। तो मरकरी यहाँ पर पहले ही नंबर पे दिया गया है, तो इसी को टिक लगा लीजिए, मरकरी, अर्थ, जुपिटर। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ये आसान प्रश्न है, ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एंड सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन, सूर्य ग्रहण होता है कब? जब सन जो है वो आपका, सन कम्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ, या मून फॉर्म्स अ राइट एंगल विद द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया, 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोलर एक्लिप्स कब लगता है? जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आप इस फिगर के थ्रू देख भी सकते हैं, ये सोलर एक्लिप्स है, ये लूनर एक्लिप्स है। ठीक है, लूनर एक्लिप्स में आपको दिख रहा होगा इधर सन है, इधर मून है। ठीक है, और सन और मून के बीच में कौन आ गया है? अर्थ आ गया है। ठीक है, तो सन से जो रेज आ रही है उसको अर्थ जो है वो ब्लॉक कर दे रहा है। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है। आप सभी को पता है कि सूर्य की अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य है, ये सन है। ठीक है, सन और मून के बीच में जब अर्थ आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, जिसको कि हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और जब सूर्य और अर्थ के बीच में मून आता है तो हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है। क्लियर है ना यहाँ पर? चलिए, तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। यहाँ पर क्या पूछा गया था? ध्यान दीजिएगा, सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर जब सूर्य की किरणों को कौन ब्लॉक कर रहा है? मून ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सूर्य की किरणों को मून तक पहुँचने में कौन ब्लॉक कर रहा है? अर्थ ब्लॉक कर रहा है। आप सभी को पता है मून जो है, जो चंद्रमा है, उसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। ठीक है, वो चमकता हुआ दिखाई देता है सूर्य की किरणों की वजह से। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, व्हाट आर सोलर फ्लेयर्स? सौर ज्वालाएं क्या होती हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन, प्लाज्मा रिलीज फ्रॉम द सन कोरोना, प्लाज्मा रिलीज फ्रॉम द सन सेंटर, या फिर न्यूट्रिनो रिलीज फ्रॉम द कोर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम में 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्लाज्मा रिलीज फ्रॉम द सन कोरोना इज नोन एज सन फ्लेयर्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सन के कोरोना से जो प्लाज्मा रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? सन फ्लेयर्स कहते हैं। बी आपका सही उत्तर है। 9th क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पर क्लास? ध्यान से देखिएगा।
ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ। अभी हमने देखा, अभी हमने इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि जब हम सोलर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं तो सोलर एक्लिप्स में क्या हो रहा है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप ऑप्शंस को पढ़िए। अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो बी आपका सही उत्तर है जब हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं। चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में आ जा रहा है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। मरकरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर बुध से रिलेटेड, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वीनस, जुपिटर, बुध, मरकरी दिया है या फिर नेपच्यून। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये मरकरी से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर भी जो है वो है मरकरी। मरकरी जो है प्लैनेट वो सूर्य के तो पास है लेकिन ये साइज में छोटा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात की गई है। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सूर्य है, सन है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट आपको मरकरी दिख रहा है, फिर वीनस दिख रहा है, फिर अर्थ दिख रहा है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन द सोलर सिस्टम, बहुत ही आसान प्रश्न है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरजीसी परीक्षा में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। बी आपका सही उत्तर है मरकरी। आप में से कई स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम क्या इस तरीके का प्रश्न आरओ एआरओ में पूछेगा। हाँ, देखिए कम पूछने की संभावना है, ये बिल्कुल सही है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट, नियरेस्ट प्लैनेट इतना आसान नहीं पूछेगा, लेकिन ये पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है तो एक बार हम लोग जल्दी से गो थ्रू कर ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पूछा गया है। हम पूरी बुक को कवर कर रहे हैं, तो जब पूरी बुक को कवर कर रहे हैं तो एक एक प्रश्नों को हमें देखना पड़ेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम एक भी प्रश्न ना स्किप करें। तो बी आपका सही उत्तर है। अब देखो, वीनस से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। देख लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज नो मून। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी यहाँ पर सैटेलाइट नहीं है। तो बृहस्पति दिया है, मंगल दिया है, शुक्र दिया है, अरुण दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, वीनस। ध्यान रखिएगा, ये आरओ एग्जाम में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। सौर मंडल के 8 ग्रहों में बुध और शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है कहना चाहिए। ठीक है, उपग्रह कौन है, जो कि प्लैनेट के अराउंड आपके मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रिवॉल्व कर रही है। क्लियर है ना। चलिए अगला हम देखते हैं, विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार। किस प्लैनेट को हम इवनिंग स्टार कहते हैं, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा फोकस ज्यादा आरओ एआरओ परीक्षा में रहेगा। यहाँ पर आपने देखा आरओ एआरओ से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया कि किस प्लैनेट के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो आपने बता दिया वीनस। यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछ लिया किसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं, और इसका भी सही उत्तर क्या है, किस प्लैनेट को हम इवनिंग स्टार कहते हैं, वीनस को कहते हैं। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं तथा भोर का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम में तथा सुबह पूर्व में दिखाई पड़ता है। ये याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार प्रश्न को और डिफिकल्ट बनाने के लिए इस तरीके से प्रश्न बन जाए। तो आपको याद रखना है, जब भी हम वीनस की बात करेंगे, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा इवनिंग स्टार तथा मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम में तथा सुबह को पूर्व में दिखाई पड़ता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है, आपको पता होना चाहिए, आकार तथा द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। तो अगली बार हो सकता है पूछ लिया जाए पृथ्वी की बहन किस प्लैनेट को कहा जाता है, तब भी याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं वीनस की। ठीक है, हम शुक्र की बात कर रहे हैं। अब अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। 14th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है। इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थियरी दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। किसने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है। 14th का आपका सही उत्तर क्या होगा, आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा था कि जो सन है उसके अराउंड पृथ्वी घूमती है, ये याद रखिएगा, रिवॉल्व करती है। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें,
Which one of the following planet has the highest density? कौन सा ग्रह उच्चतम घनत्व रखता है? पृथ्वी, बृहस्पति, बुध या फिर वीनस? इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की है। ए आपका सही उत्तर है। 2021 में एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और सबसे कम अगर पूछेगा, ठीक है, देखिए, तथा शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा घनत्व अगर आपसे पूछेगा तो आप पृथ्वी का बताएंगे, सबसे कम घनत्व पूछेगा तो आप शनि का बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? आउटर मोस्ट लेयर की ऑफ द अर्थ की बात की गई है। ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, एस्थेनोस्फियर या फिर लिथोस्फियर? ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आउटर मोस्ट लेयर की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्लास, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात नहीं की गई है। एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो उसको हम लोग डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, ठीक है, एक्सोस्फियर। यहाँ पर पृथ्वी की बात की गई है तो लिथोस्फियर आपका सही उत्तर होगा, डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब मार्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, प्लैनेट से रिलेटेड प्रश्न है ये। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज द रेड प्लैनेट? इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, मंगल को हम क्या कहते हैं? मंगल को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मार्स, मंगल को, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, विच प्लैनेट इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन? तो सन से फोर्थ नंबर पे कौन सा है? तो वो भी आपका कौन सा प्लैनेट है? मार्स है, डी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जुपिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम डिस्कस करें क्योंकि ऐसा कुछ इसमें डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहिए। देखिए, ये प्रश्न डायरेक्ट है, ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसी में कुछ प्रश्न आपके आरओ एआरओ के लिए भी पूछे गए हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर प्रश्न आरओ एआरओ में पूछे गए हैं। अब जुपिटर से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं, किस ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? ठीक है, बताइए यहाँ पर किस प्लैनेट के पास जो मून है उसका नाम, जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? गैनीमीड। तो मरकरी दिया गया है, शुक्र दिया गया, मंगल दिया गया, जुपिटर दिया गया है। तो जुपिटर से रिलेटेड टॉपिक है ये, तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या है? जुपिटर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। यह उपग्रह पीले रंग का है तथा सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके कुल मिलाकर 95 यहाँ पर आपके उपग्रह हैं। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग इसे 12 वर्ष लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शनि से सैटर्न से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं जल्दी जल्दी। द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून इज, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। मीमांस, फिर दिया गया इनसे लार्डस, टाइटन या फिर टिथिस। 21 क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है टाइटन, ठीक है। टाइटन जो है वो नाम है सैटर्न के लार्जेस्ट मून का, सी आपका सही उत्तर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आपको पता है अगर हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम में बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो जुपिटर है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। डी आपका सही उत्तर है क्लास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। एक बार मैं वॉइस चेक कर लूँ, कोई इशू तो नहीं है ना वॉइस में? हेलो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर सोलर सिस्टम में बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नेपच्यून से रिलेटेड है, यूरेनस से रिलेटेड है और प्लूटो से रिलेटेड है। Which planet moves in the opposite direction unlike the other planet? ये ग्रुप सी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है? अरुण, मंगल, पृथ्वी या फिर बृहस्पति? तो 23rd का आपका सही उत्तर जो है वो है अरुण, यूरेनस, ठीक है। यूरेनस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपका मूव करता है।
ठीक है। यूरेनस वह ग्रह है जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है या 98 डिग्री के अक्षीय झुकाव के साथ विपरीत दिशा में घूमता है। शुक्र भी सौर मंडल में विपरीत दिशा में घूमता है, ये भी याद रखिएगा। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि शुक्र ग्रह में सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। ठीक है, ईस्ट में आपका अस्त होगा और उगेगा कहाँ से? वेस्ट से, ये ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान दीजिए, यूरेनस की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए, न्यूटन द्वारा, हेनरी द्वारा, हर्शेल द्वारा या फिर कोपरनिकस द्वारा? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। 24 का आपका सही उत्तर जो है वो है हर्शेल द्वारा इसकी खोज की गई थी, विलियम हर्शेल द्वारा। सी आपका सही उत्तर है। यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। यूरेनस को हिंदी में अरुण ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैस है और इसका आकार बहुत विशाल है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द हेलेस कॉमेट? हेली धूमकेतु का काल कितने वर्ष का होता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर कितने का होता है? 76 ईयर्स का। डी आपका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। 25 का डी आपका सही उत्तर है। अब जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं हम। महाद्वीपीय खंडों की परपट्टी पे मुख्य खनिज अवयव कौन सा है? मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रस्ट ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड आयरन, मैग्नीशियम एंड निकल, आयरन एंड निकल या फिर सिलिका एंड एल्यूमिना? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 26 का आपका सही उत्तर है सियाल। मैंने आपको बताया था जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करेंगे तो आपको सियाल याद रखना है, जहाँ पे SI का मतलब होता है सिलिका और AL का मतलब होता है एल्यूमिना। ये याद रखिएगा क्लास, ये मैंने ऑलरेडी आपसे पहले भी डिस्कस किया है। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। द अर्थ कोर मेनली कंसिस्ट ऑफ निकल एंड फेरस, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम? इलाहाबाद हाईकोर्ट APS परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। और 27 का जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है? जब हमने कोर की बात की थी, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे मेंटल है और यहाँ पर आपका सबसे आउटर जो है वो क्रस्ट है। ठीक है, यहाँ पर कोर जो है वो आपका नीफे, याद रखिएगा। ठीक है, निकल और फेरस इसमें मुख्यतः आपके पाए जाते हैं। तो कोर मेनली कंसिस्ट ऑफ निकल एंड फेरस। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। जब हम मेंटल की बात करते हैं तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, ये याद रखिएगा, सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, और जब हम बात करते हैं यहाँ पर कोर की तो ये आपका निकल और फेरस से, ठीक है, बना होता है। आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। कोकस प्लेट लाइज बिटवीन, आपको बताना है कोकस प्लेट जो है वो आपका कहां पर लाई करता है? सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, रेड सी एंड पर्सियन गल्फ, एशियाटिक प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के मध्य में कोकस प्लेट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पैसिफिक प्लेट आपको दिख रहा है। ठीक है, और इधर आप देखेंगे सेंट्रल अमेरिका प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में कोकस प्लेट है। ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। मोल्टेन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी की सतह के अंदर पिघली हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माउंटेन है पूरा, यहाँ से जो निकलता है आपका मोल्टेन लावा, उससे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है, जब वो ऊपर से निकलता है, और जब ये
बीनीथ द सरफेस आपके प्रेजेंट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, ये मैग्मा होता है और ये लावा होता है। क्लियर। यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी की सतह के अंदर पिघलती हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है, इसे मैग्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी आपका सही उत्तर हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, डी आपका सही उत्तर है क्लास। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आसान प्रश्न है ये सब। देखो, व्हाट इज द टर्म लिथोस्फीयर रिफर्स टू, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट ऑफ द अर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल, मिडिल ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, इसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो आपका क्रस्ट आता है प्लस अपर मोस्ट जो मेंटल होता है वो पोर्शन आपका लिथोस्फीयर का हिस्सा होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर बॉडीज, हम वाटर बॉडीज की बात करें। हाइड्रो मीन्स हम वाटर बॉडीज की बात यहाँ पर कर रहे हैं। लिथोस्फीयर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लैंड सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। जब हम बायोस्फीयर की बात करेंगे तो बायोस्फीयर में आप सभी को पता है जहाँ पर भी लाइफ आपकी रहती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो आपका बायोस्फीयर का हिस्सा हो गया। और एटमॉस्फेयर आप सभी को पता है। ठीक है, क्लियर है ना। चल, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, क्रस्ट ऑफ द अर्थ, बी आपका सही उत्तर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा माइनर प्लेट नहीं है। तो कोकस प्लेट, ठीक है, नास्का प्लेट, कैरिबियन प्लेट या फिर अंटार्कटिक प्लेट दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो कौन सा माइनर प्लेट नहीं है, तो अंटार्कटिक प्लेट जो है वो माइनर प्लेट नहीं है, डी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्लेट्स की तो प्लेट्स को इस तरीके से माइनर और मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि अंटार्कटिक को अगर हम देखेंगे तो ये आपका मेजर प्लेट है। ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है ये आपका मेजर प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो मेजर प्लेट है, पैसिफिक प्लेट आपका मेजर प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट जो है वो मेजर प्लेट है, अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट एंड यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट्स, ये सारे आपके क्या हो गए, ये सारे आपके मेजर प्लेट्स हो गए। कुछ माइनर प्लेट्स को देखते हैं जिसमें कोकस प्लेट जो हो गया, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया, आपके परीक्षा में पूछा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि यहाँ पर कोकस प्लेट जो है वो किन किन प्लेट्स के मध्य है, तो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के मध्य है। कौन सा प्लेट, कोकस प्लेट, ये याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नस्का प्लेट की अगर हम बात करेंगे तो ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के मध्य में है। अरेबियन प्लेट जो है वो साउथ अरेबियन लैंड मास में है। फिलिपिन प्लेट्स आपको पता है एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट में। कैरोलिन प्लेट की बात करेंगे तो ये फिलीपींस और इंडियन प्लेट के मध्य है। और फूजी प्लेट की जब हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्लास तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड प्रश्न बना है। ठीक है, तो आने वाले परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से इसको पढ़ते जरूर रहिएगा, इसको छोड़ने की गलती मत करिएगा। चलिए 32nd क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, द मोस्ट एबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, ये पूछा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आयरन दिया है, मैग्नीशियम दिया है। यहाँ पर 32nd का जो आपका सही उत्तर है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्लियर है ना। अभी हमने देखा, हमने सियाल की बात की थी आपसे, तो पृथ्वी की अगर हम क्रस्ट की बात करेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.1%, इसके बाद लोहा 5% पाया जाता है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, इसके बाद एल्यूमिनियम तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और सिलिकॉन अधातु है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल इज, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर मोहर डिस्कंटिन्यूटी, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, कॉनकॉर्ड डिस्कंटिन्यूटी और ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। अर्थ क्रस्ट और मेंटल की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है 33 का वो है मोहर डिस्कंटिन्यूटी।
ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, सबसे पहली जो डिसकंटिन्यूटी है वो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में है। ठीक है, फिर लोअर क्रस्ट और जब हम बात कर रहे हैं मेंटल के मध्य कौन से डिसकंटिन्यूटी है आपकी बताइए, तो वो है मोहर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है। इंटरनेशनल डेट लाइन roughly follows a north-south line on Earth at the equator at 0 degree longitude, 700 degree east longitude, 180 degree longitude। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आरओ 2023 में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो इट रफली फॉलोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइन ऑन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर पृथ्वी उत्तर दक्षिण दिशा का अनुगमन करती है। यह रेखा प्रशांत महासागर में खींची गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड के बारे में बोला गया है। आप सभी को पता है हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इक्वेटर है। ठीक है, विषुवत रेखा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा हो गया। इधर 23.5 डिग्री साउथ जाएंगे तो ये आपका मकर रेखा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर आपको बताना है लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, तो वो इक्वेटर होगा 0 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 35 का सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, इक्वेटर की बात की गई है। तो सबसे लंबी रेखा तो यही इक्वेटर पे होगी, मिड पे होगी। ठीक है, विषुवत रेखा पे। तो सी आपका सही उत्तर है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट 12 o'clock एट नून ऑन 21 जून। तो बताइए यहाँ पर निम्नलिखित अक्षांशों में से किस अक्षांश पर 21 जून को 12 बजे दोपहर को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री 30 मिनट साउथ। ठीक है, 23.5 नॉर्थ, फिर 23.5 साउथ या 66.5 नॉर्थ। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरजीसी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका सही होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। और 21 जून को अगर हम देखेंगे नून में तो सन की जो रेस है वो डायरेक्टली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं, देशांतर से रिलेटेड प्रश्नों को। यहाँ पर क्या दिया गया है, फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम चेंजेस बाय। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 1 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो कितना टाइम में डिफरेंस आता है, 4 मिनट में। तो 37 का आपका सही उत्तर बी है। एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और आरओ परीक्षा 2023 में। तो ध्यान दीजिएगा ये किसके इक्वल होता है, 4 मिनट की। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इंडिया के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो सूर्य सबसे पहले दिखेगा। ठीक है, और अगर आप गुजरात में जाएंगे तो कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस होता है। ये किस वजह से होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेरिएशन की। ठीक है, यहाँ पर डिग्री के में चेंजेस की वजह से हो रहा है। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, हम इधर से जब इधर की तरफ मूव करेंगे 1-1 डिग्री में तो यहाँ पर 4 मिनट्स का डिफरेंस आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए, भारत के मानक समय के रूप में 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में डैश से होकर गुजरती है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, प्रयागराज मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्विनॉक्स और इक्वेटर से रिलेटेड प्रश्नों को हम देखते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है कि इक्वेटर कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, इंडोनेशिया, केनिया, मैक्सिको या फिर ब्राजील। इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेटर है वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, इंडोनेशिया, केनिया, ब्राजील से होकर इक्वेटर गुजरता है।
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है, साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, फिर युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती आता है। इसको एक काम करिए, आप लोग एटलस में जरूर देख लीजिएगा। ऐसे मैंने नाम बता दिया है लेकिन याद नहीं रहेगा। जब आप एटलस में देखेंगे कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 40th क्वेश्चन को। द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 मार्च, 23 मार्च, 22 नवंबर या फिर 22 दिसंबर? इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो 22 दिसंबर का होता है। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, ये सब आसान प्रश्न है, देख लीजिए। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये याद रखिएगा, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून को अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा दिन होता है। और याद रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 मार्च और 23 सितंबर को अगर हम देखेंगे दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। When the entire earth experience equal day and night, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। डे ऑफ समर सोलिस्टाइस नहीं, ऑर्बिटल प्लेन नहीं, डे ऑफ विंटर सोलिस्टाइस नहीं, ये डे ऑफ इक्विनॉक्स कहा जाता है। एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको याद रखना है 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो बराबर होता है, इक्विनॉक्स है, ठीक है, डे ऑफ इक्विनॉक्स। हो सकता है अगली बार परीक्षा में यही पूछ ले। वेयर इज द थर्मल इक्वेटर फाउंड? थर्मल इक्वेटर कहाँ पर देखने को मिलता है? ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिए, एट इक्वेटर, एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर, साउथ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो जो थर्मल इक्वेटर है वो आपका एट इक्वेटर ही आपको देखने को मिलता है। उसमें भूमध्य रेखा, भौगोलिक भूमध्य रेखा के थोड़ा सा उत्तर में होती है, थोड़ा सा थर्मल इक्वेटर थोड़ा सा आपका उत्तर में होता है लेकिन वो उसी के आसपास होता है। यह आमतौर पर भूमध्य रेखा के उत्तर में 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में स्थित होता है। इस क्षेत्र को औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है। इस क्षेत्र का जो तापमान होता है, वार्षिक तापमान होता है वो अधिक होता है, इसी वजह से हम इसे थर्मल इक्वेटर कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये इक्वेटर के ही आसपास होते हैं, 5 डिग्री टू 10 डिग्री का ही शिफ्ट देखने को मिलता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न की यहाँ पर बात करते हैं। क्या प्रश्न दिया गया है? ऑन 21 जून द सन, 21 जून को अगर हम देखें सूरज डस नॉट सेट बिलो द ओरिजिन एट द आर्कटिक सर्किल, डस नॉट सेट बिलो द ओरिजिन एट द अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द नून ऑन द इक्वेटर, शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया है। 21 जून की बात की गई है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे 21 जून को जो है वो सन जो है वो डायरेक्टली सन रेज जो है वो फॉल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो कि 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 43rd का 21 जून को शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न नहीं, मकर रेखा नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, डी आपका सही उत्तर होगा। कर्क रेखा पर सिर के ऊपर सीधे चमकता है, ये चीज क्लियर है ना? 21 जून याद रहेगा ना? चलो आगे देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर कहाँ किन किन जगह से होकर पास होता है ये पूछा गया है, किन किन कंट्रीज से होकर पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, ठीक है, ट्रिक से चीज़ें दिमाग में ज़्यादा समय तक याद रहेगी। कुछ ट्रिक मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, पहले आज की क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मैक्सिको,
म्यांमार, इंडिया या फिर ब्राजील? हम सभी को पता है हमारे भारत से तो होकर गुजरती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ब्राजील से जो कर्क रेखा है वो होकर नहीं गुजरती है। 44th का आपका डी सही उत्तर होगा। अगले क्लास में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ठीक है। ट्रिक एक मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्प्रिंग टाइड्स की बात की गई है। तो बताइए, बृहद ज्वारभाटा की घटना कब होती है? जब पूर्ण चंद्र दिवस के साथ नव चंद्र दिवस पर, ठीक है, फुल मून और न्यू मून डे पर। फुल मून डे ओनली, न्यू मून डे ओनली, द डे व्हेन द मून पोजीशन इज इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। और यहाँ पर आपका सही उत्तर है, स्प्रिंग टाइड कब आता है? जब फुल मून होता है, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागर के ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार कहते हैं। ये आप सभी को पता है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य की वजह से जो पुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके वजह से टाइड्स आपकी बनती है, ठीक है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं। इस स्थिति में उच्च ज्वारभाटा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 क्वेश्चन को। 46 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक है। जब मैग्मा, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो मॉल्टन स्टेट में आपका लावा इनसाइड द अर्थ होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। फिर ये लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है और यहाँ पर बोला गया है मैग्मा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इसको कहा जाता है अग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक कहा जाता है, ठीक है, जो कि मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, सैंडस्टोन इज अ मेटामॉर्फोज्ड टू। बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित होता है? बताइए, स्फटिक में, संगमरमर में, सेल पत्थर में या फिर स्लेट में? तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और याद रखिएगा, ये आपके क्वार्ट्ज में, स्फटिक में आपके मेटामॉर्फोज्ड होता है, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, जब हम चट्टानों की बात करते हैं तो इग्नियस रॉक, अग्नेय शैल, ठीक है, फिर अवसादी शैल होते हैं और मेटामॉर्फस रॉक होते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जिसे कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक क्या है? जब मैग्मा और लावा आपका ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है, अग्नेय शैल का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल आपका ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। जब हम अवसादी चट्टानों की बात करते हैं तो ये आपकी बहिर्जात मतलब फोर्सेस के कारण सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम होता है। इसे द्वितीयक चट्टानों के रूप में भी माना जाता है। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, शैल हो गया, ये सब आपकी सेडिमेंट्री रॉक हो गई। रूपांतरित शैलों की अगर हम बात करेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक की अगर हम बात करेंगे, तो ये पहले से मौजूद चट्टान जो पुनर्क्रिस्टलीकरण के दौर से गुजर रही है, रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। जैसे सिस्ट हो गया, नीस हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, मार्बल हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की बात यहाँ पे की गई है। कायांतरित शैल चट्टान जो है वो किससे डिराइव्ड होती है? ये अपना मतलब यहाँ पर देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित शैल, ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या फिर इन दोनों से, और आखिरी दिया है नीदर इग्नियस नॉर सेडिमेंट्री। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो आपके सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक से ही डिराइव्ड होती है। जब वो अपने फॉर्म को चेंज करती है, रिक्रिस्टलाइज होती है, ठीक है, तो वो आपके मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? चलिए, सी आपका सही उत्तर है। 49 क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, क्या दिया गया है क्लास। Which of the following is an example of igneous rock? निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या फिर मणि पत्थर। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर, Which one of the following is a permeable rock? कौन सा आपका परमिएबल रॉक है? ध्यान दीजिएगा, शैल पारगम्य है,
बेसाल्ट, संगमरमर, ग्रेनाइट या फिर सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। इसमें आपका सही उत्तर जो है वो है सैंडस्टोन। ठीक है, आज की क्लास में हमने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं 50 प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे, 51 से स्टार्ट करेंगे। क्लास अभी की क्लासेस आपकी छोटी हो रही है, इस पर अपना पूरा ध्यान मत लेके जाइए। यहाँ पर मेन पर्पस क्लास का क्या है, जल्दी जल्दी मैक्सिमम PYQs को कवर करना। क्लियर है? जहाँ पर भी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। जैसा कि आप सजेस्ट करते हैं मैम क्लास के स्टार्टिंग में ही टॉपिक्स का नाम बता दीजिए, वो भी मैंने करना शुरू कर दिया है। और कोई इस तरीके का बेटर सजेशन अगर आप मुझे देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो वो ट्रिक भी आप बता सकते हैं ताकि मैं और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। लेकिन क्लास के एंड में मैं एक ही बात आपसे कहूँगी कि स्वयं पर विश्वास रखिए। ठीक है, अपना परिश्रम करिए, मेहनत करिए और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। सही समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन परिश्रम करते रहिए, अपना कर्म करिए, सही समय आएगा, आप सफल ज़रूर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। कहीं पर भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ऐश्वर्या मैम को ज़रूर बताइएगा। ये क्लासेस स्पेशली आप लोगों के लिए लाई जा रही है और अगर इन क्लासेस से आप लोगों को बेनिफिट नहीं होगा तो इन क्लासेस का कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए ज़रूर बताइएगा ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू।